हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकुमार मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्पीड टेस्ट और स्टेट स्पीड टेस्ट में। चूंकि आप देख रहे हैं जो कि आज हम इस पे स्टेट स्पीड टेस्ट नंबर 6 पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज आपके सामने जो है उत्तर प्रदेश का स्टेट का स्पीड टेस्ट नंबर 6 है। लास्ट टाइम मैंने 5 नंबर डिस्कस किया था, अभी 6 नंबर है। और 6 नंबर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, वो आपके सामने जो है इस समय आ रहा है और आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन लिफ्टेड द बैन ऑफ BS थर्ड पेट्रोल टू BS4 डीजल एंड फोर व्हीलर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने BS थर्ड पेट्रोल और BS4 डीजल चार पहिया वाहन को प्रतिबंधित कर दिया है या किस पे प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, MP, दिल्ली एंड गुजरात। कौन सा ऐसा स्टेट है? आइए सबसे पहले समझें BS4 का मतलब क्या होता है बच्चे। BS कहीं अगर लगता है BS थर्ड, फिर ऐसा लगता है जैसे BS4, फिर जैसे आगे आएगा मान लो BS5, फिर और आगे आएगा BS6। अब ये BS का मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहले ये समझिए, BS शब्द जो है इसका मतलब होता है भारत। भारत स्टेज। क्या होता है इसका मतलब? भारत स्टेज। दरअसल बच्चों, अगर हम बात करते हैं चार पहिया, दो पहिया या कितने भी पहिए की गाड़ी हो, कितने भी नंबर ऑफ व्हील्स का एक कोई भी लोरी हो, कोई व्हीकल हो, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि जो इंजन लगे होते हैं बच्चे, जो क्या होते हैं गाड़ियों में, जो इंजन लगे होते हैं, इंजन लगे होते हैं, उन इंजन के की स्टेज होती है। जैसे इंजन की भारत स्टेज थर्ड है, भारत स्टेज फोर्थ है, मान लो फिफ्थ है, सिक्स। जैसे इस समय जो मॉडल चल रहा है हमारे यहाँ देश में, वो भारत स्टेज 6 वाला मॉडल चल रहा है। ठीक है। इस पे सरकार इसको ज्यादा जोर देने की बात कर रही है, या फिर धीरे धीरे सरकार कह रही है कि भाई इन सबसे प्रदूषण ज्यादा हो रहा है तो सभी ईवी ईवी व्हीकल्स लेकर आए, माने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का अगर हम यूज करते हैं तो पर्यावरण भी सुरक्षित है, फ्यूल का भी कोई खर्च नहीं है, केवल इलेक्ट्रिसिटी खर्च है, तो ऊर्जा का हम धीरे धीरे प्रयोग कर रहे हैं, ऊर्जा चीजें बन रही हैं इस तरीके से। सो इसमें करने वाला जो सही राज्य है वो क्या है बच्चे? न्यू दिल्ली है। दिल्ली में गाड़ियों की बड़ी भरमार है, इसलिए दिल्ली में ये चीजें जो है प्रतिबंधित की गई हैं, बैन की गई हैं, या वहां पे रोक लगाई गई है। सो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, वो क्या हो जाएगा? BS थर्ड पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पे प्रतिबंध लगाने वाला जो प्रतिबंध दिया गया है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया है। बच्चों आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? हु हैज इलेक्टेड अ न्यू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन सेक्रेटरी जनरल। एशियाई प्रशांत डाक संघ के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करते हैं कि एशियन एशियन पैसिफिक पैसिफिक पोस्टल यूनियन यूनियन के सेक्रेटरी के रूप में, सेक्रेटरी सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं। विनायक प्रकाश सिंह जी हैं, विजय कुमार जी हैं, राजीव दीक्षित जी हैं, अक्षय सिंह जी हैं। सो मित्रों आइए देखें, इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रकाश सिंह जी है। क्या है? सॉरी, विनय प्रकाश सिंह जी। सो विनय विनय प्रकाश, क्या नाम है? विनय प्रकाश सिंह जी को अभी चुना गया है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन सेक्रेटरी जनरल के तौर पे नहीं चुना गया। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रिसेंटली विद द एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF हैज बीन स्टार्टेड बाय द प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। हाल ही में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में प्रगति मैदान में शुरू किया गया है? सो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो 42वां है। क्या है ये? 42वां इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल, किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर माने आई आई टी एफ IITF की अगर हम बात करते हैं तो इसको स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? वो व्यक्ति हैं प्रगति मैदान के प्रमुख हैं, प्रगति मैदान के प्रमुख हैं जो माफ कीजिएगा, प्रगति मैदान नई दिल्ली में जो ये स्टार्ट किया गया प्रोग्राम है, ये कौन से नंबर का संस्करण था? 42वें नंबर का संस्करण था। कौन सा है ये?
ये 42वें नंबर का संस्करण है जो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, IIT, ठीक है, प्रगति मैदान में स्टार्ट किया गया, 42वां संस्करण था। वैसे यहाँ होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो फेयर लगते हैं उसमें विश्व स्तर में बहुत ढेर सारी चीज़ें जो हैं विक्रय के लिए लाई जाती हैं और उनके मेले लगते हैं, और अत्यधिक जो मेले होते हैं उनमें लोग क्या करते हैं, आते हैं और मेले को देखने का पसंद करता है बच्चे, ठीक है। सो ये चीज़ें प्रमुख हैं। अगली हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, which two players have been became the first Indian mixed double pairing of the bring into the top of the 5 ITTF table tennis of the world ranking। कौन दो खिलाड़ी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पे जगह बनाने वाले भारतीय पहले मिश्रित युगल जोड़ी बन चुकी हैं। सो अगर हम बात करें ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में जगह बनाने वाले दो भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी जो बन चुकी है, उसके सामने आप देख रहे हैं ऑप्शन है मनिका बत्रा, गणेश शंकर साथियन, अंकिता रैना, मनिका रैना, सानिया मिर्जा, अंकिता रैना एंड गणेश्वर साथियन। सो इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर है बच्चे वो फर्स्ट है, मनिका बत्रा एंड गणेश शंकरन साथियन जो है फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे हमारे फर्स्ट के साथ में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लिक बता रहे हैं, सो उन सभी का आंसर क्या है प्यारे बच्चों, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आइए हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेशनल कमीशन ऑफ द माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान उद्योग आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए चूंकि पहले से ही क्लियर आपको दिख रहा है बच्चे, अगर हम बात करते हैं एक मंत्रालय कौन सा है जिसके अंतर्गत हमारा ये विभाग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान। अब ये जो एक विभाग है ये किस मिनिस्ट्री का हिस्सा है, तो अगर हम कहें बच्चे ये सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय मंत्रालय नहीं है, कल्चर अफेयर ये नहीं है, एजुकेशन नहीं है, माइनॉरिटी अफेयर का हिस्सा ये हो सकता है बेटा, किसका हो सकता है, माइनॉरिटी अफेयर में ये जा सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, माइनॉरिटी अफेयर्स, समझ लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में ही हमारे कौन सी आती हैं, नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये आते हैं। तो ये वैसे अगर हम बात करें हमारे भारतीय संविधान की, अगर बात करें तो भारतीय संविधान में भी बच्चे आर्टिकल नंबर 29 और 30 के समय में इन चीज़ों को प्रावधानित किया गया है, इन चीज़ों को बताया या समझाया भी गया है, वहाँ पे इनकी चर्चा के उद्देश्य जो है हमको मिलते हैं, ठीक है। सो आइए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन इकोनॉमिक्स द ग्रासम्स लॉ रिलेटेड, अर्थशास्त्र में ग्रासम का नियम संबंधित है सर्कुलेशन ऑफ द मनी पर, सप्लाई एंड डिमांड पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे, कंजम्पशन ऑफ सप्लाई पे। देखिए अगर हम बात करते हैं ग्रेसम का जो नियम है वो मुद्रा के प्रसार प्रचार में जो है बढ़ती है। सो मुद्रा का प्रचार प्रसार जो है वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला। अगर हम ये कह दें मुद्रा के प्रचार एवं प्रसार, मुद्रा के प्रचार और प्रसार की बात अगर हम कहें ये हिस्सा, सो ये लगता है ग्रेसम लॉ। ये क्या लगता है, ग्रेसम का नियम। ये ग्रेसम का नियम यहाँ पे काम करता है बच्चे, ग्रेसम का नियम काम करता है, ठीक है। सो ग्रेसम क्या है, एक अर्थशास्त्री हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में डिमांड और सप्लाई, बेटा डिमांड और सप्लाई में आपने जैसे पढ़ा होगा JB शॉ का नियम आपने पढ़ा होगा, JB शॉ का नाम, के सेंस का नियम आपने पढ़ा होगा, JB शॉ का नियम पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वहाँ पे नियम आते हैं। वैसे इसका फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए वाला आंसर। जो भी हमारे विद्यार्थी ए आंसर के साथ में जा रहे हैं या ए बता रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अब आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है तवारीख वॉज रिटन इन विच ऑफ लैंग्वेज। तवारीख किस भाषा में लिखी गई, उर्दू, पंजाबी, पर्शियन, संस्कृत। तवारीख किस भाषा में लिखी हुई है, तवारीख किस भाषा में लिखी है, उर्दू, पंजाबी, पर्शियन और संस्कृत, यह किस भाषा में लिखी है। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं तवारीख की,
तवारीख किस भाषा में लिखी है? तो उर्दू, पंजाबी, पर्शियन और संस्कृत। तो ये भाषा मिलेगी आपको बच्चे पर्शियन वाली। क्या भाषा मिलेगी? पर्शियन। अब तवारीख जो है, तवारीख जो है, माफ कीजिएगा, तवारीख, तवारीख जो है एक विषय है जो फारसी भाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह हो जाता है, जिससे हमें अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं और प्रतिष्ठाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पर्शियन। पर्शियन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एज पर द सुप्रीम कोर्ट एक्सेस टू द इंटरनेट द फंडामेंटल राइट अंडर द विच आर्टिकल्स। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार इंटरनेट तक पहुंच किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? देखिए, इंटरनेट पे बात करें तो जब इंटरनेट अगर कहा जाए तो एक प्रकार हम एक तरह से हमारे लिए वरदान का विषय है। अच्छा, और दूसरे अगर उसके नकारात्मक विचार देखे जाए तो इंटरनेट एक प्रकार का अभिशाप का भी विषय है। अभिशाप का विषय इसलिए है क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे अपनी व्यक्तिगत, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी मतलब सकारात्मक और नकारात्मक विचारधारा में उत्पन्न हुए विचारों के कारण उनको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो एक प्रकार का ये प्राइवेसी जैसे नियमों को बनाता है। ये एक वाक्पटुता और विचार अभिव्यक्ति जैसी स्वतंत्रता को बनाने का काम करता है। तो इस आधार पर अगर हम कह पाए तो ये हो जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 19। वैसे अगर हम बच्चे बात करते हैं समानता का, स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, किसकी बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम कहें आपसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार कैसे और किस तरह से कार्य करता है, आइए देखें। आइए हम एक बार इसको देखने का प्रयास करते हैं या इसको समझने का प्रयास करें। स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है बच्चे, वो आता है 19 से लेके 22 तक। 19 से लेके 22 तक। नंबर 19, फिर अगर हम कहें 19 एक ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे, फिर 20, फिर 21, 21 एक ए और 22 जैसे होता है। क्या है? अगर हम कह दें बोलने की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच, स्पीच की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग, जैसे 19 से एक ए में आप कहते हैं ना प्रेस की स्वतंत्रता का विषय, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो जाता है। जैसे असेंबली आप कहना चाहें, असेंबली को एड्रेस करना चाहें, संबोधन करना चाहें, किसी स्थान पे हैबिटेंट रहना चाहें, कहीं भी घूमना चाहें, वॉकिंग मान लीजिए घूमना चाहें, किसी प्रकार का ट्रेड या फेयर करना चाहें, पूरे देश में कहीं रेजिडेंशियल घर बना के आप रहना चाहें, इस तरह की चीज़ें जो हैं अलग अलग जगहों पर अंकित होती हैं। इसी तरीके से अगर हम कह दें ये 20 नंबर में अगर कोई व्यक्ति मान लो एक्विस्ट है तो उसके हितों की रक्षा करने का विषय भी होता है। जैसे 21 है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का, 21 एक है। अगर हम बात करते हैं तो ये ITE राइट टू एजुकेशन के लिए, ये जो ऑफेंसर्स हैं उनके हितों की रक्षा का विषय, ऑफेंसर्स इंटरेस्ट भी आता है इसमें। तो इस तरह से तमाम चीज़ें आती हैं। तो जो अगर ये कहें तो 19 में ही आता है स्पीच और ये सारे हिस्से होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये मिल जाता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय इंटरनेट और इन तरह के सर्विसेज देने की बात के लिए आता है। सो आर्टिकल नंबर जो 19 है वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अकॉर्डिंग टू द चोला इंस्क्रिप्शन सलाभोगा रिलेटेड टू, चोला शिलालेख के अनुसार सलाभोगा से संबंधित है। देखिए सलाभोगा जो शब्द होता है वो क्या होता है, सलाभोगा का मतलब होता है ज्ञान। किसके लिए? लैंड द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। ये है लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। मतलब कि स्कूल या विद्यालय के लिए, स्कूल या विद्यालय के लिए, विद्यालय के लिए, स्कूल या विद्यालय के लिए, स्कूल या विद्यालय के लिए जमीन, जमीन या भूमि मुहैया करवाना, मुहैया करवाना ही कहलाता है शलाभोग। क्या कहलाता है ये कहलाता है हमारा शलाभोग। क्या कहलाता है? शलाभोग। सो ये हिस्सा कहलाता है हमारा शलाभोग। सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या है बच्चे? शलाभोग है। शलाभोग यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है, शलाभोग मिल रहा है। तो शलाभोग इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट इट वेरी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10। आइए मित्रों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है।
थोड़ा उसको समझने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का संरक्षक है? आइए जाने संविधान का संरक्षक कौन है बच्चे। संविधान के संरक्षक की बात करेंगे तो हमेशा क्या है, आपको सुप्रीम कोर्ट ही बताना होगा। ठीक है, आइए हम कुछ बातों पे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा देख लीजिए। संविधान से बहुत जुड़े हुए कई ऐसे जो हैं फैक्ट भी मिलते हैं बच्चे। तो क्या क्या फैक्ट हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की कुंजी, अगर भारतीय संविधान की कुंजी कभी आ जाए ऐसा, तो हमेशा आप प्रस्तावना को लगाएंगे। किसको लगाएंगे बच्चों, याद रखिएगा, प्रस्तावना को। ऐसे जैसे मान लो कभी आ जाए भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे आप फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल नंबर 32 को यहाँ आप बता पाएंगे। इस बात को आपको याद रखना है। फिर बच्चों जैसे मान लो कभी आपसे पूछ लिया जाए हाँ, जैसे भारतीय संविधान का अभिभावक, अब यही है जो गार्जियन है, ये देखो गार्जियन लिखा है, गार्जियन, तो अभिभावक या संरक्षक कह सकते हो। तो अगर कभी आ जाए संविधान का अभिभावक, अभिभावक या संरक्षक, भारतीय संविधान का अभिभावक या संरक्षक की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये क्या हो जाता है हमारा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है उच्चतम न्यायालय। क्या हो जाता है, उच्चतम न्यायालय हो जाता है। इस तरह से जो है प्रमुख बातें जो हैं अंकित होती हैं या अंकित में मिलती हैं। फिर जैसे और अगर हम कुछ और बातें करते हैं, जैसे जैसे कभी कभी आता है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व जो है, मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायित्व है, ये किसके लिए होता है, ये होता है प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। जैसे कभी कभी प्रश्न आ जाए कि देश का पहला नागरिक या भारत देश के प्रथम नागरिक की अगर हम चर्चा करते हैं, प्रथम नागरिक की, सो प्रथम नागरिक का जब भी विषय आ जाए या कार्यकारी प्रमुख की बात आ जाए तो भी आप किसको कहेंगे, भारत देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को कहेंगे। संसद एक सर्वोच्च शक्ति है हमारे देश में, जो अपने हिसाब से क्या करती है, कार्य करती है या कार्यों के प्रति जो है ये बाध्य रहती है। सो मतलब ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये प्रमुख है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट को आप रखेंगे तो आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 में, और अगर आप इसकी पार्ट की चर्चा कर लो बेटा तो उसको पार्ट नंबर 5 में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, पार्ट नंबर 5 में। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ प्रमुख बातें हैं, इन सबको आप थोड़ा सा ध्यान रखें और इसको सही से क्लियर रखेंगे दिमाग में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए मित्रों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेट का है, अच्छा है। ओखला पक्षी विहार अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यूपी, एमपी, उत्तराखंड, बिहार। ओखला पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? आइए बात करते हैं कुछ पक्षी विहारों के बारे में। जैसा कि मैं पहले भी आपको कई बार बताया हूँ, एक बार मैं पुनः आपको बताता हूँ। पक्षी विहार और क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब है उन जिलों के नाम मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे वो पक्षी विहार क्या है, अवस्थित है या स्थित है। जैसे बच्चे अगर हम बात करते हैं नवाबगंज, नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, कभी भी नवाबगंज पक्षी विहार आए तो सीधे आपको लगाना है बच्चे क्या, उन्नाव लगाना है। जैसे कभी आपको लिखना हो पटना पक्षी विहार, किसको आप लिख रहे हो, पटना पक्षी विहार अगर आप आ गया तो क्या जिला लगाना है, एटा जिला लगाना है। जैसे अगर बच्चे हम कहें समसपुर, समसपुर की बात करें, समसपुर, तो आपको ये लगा देना है रायबरेली में, रायबरेली में, याद रखेंगे इसको, भूलेंगे नहीं, रायबरेली में। जैसे आ जाए कभी समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, तो आपको बच्चे लगा देना है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में, क्या, मैनपुरी में। जैसे कभी आ जाए आपको कतरनिया घाट, कतरनिया घाट आ जाए तो कहाँ लगा देना है, बहराइच में। ये भी जो है कुछ प्रसिद्ध चीज़ें या प्रसिद्ध क्षेत्र के में आते हैं।
अब जैसे एग्जांपल में आ गया, मान लो यही ओखला पक्षी विहार, तो ओखला पक्षी विहार आप कहाँ लगा दोगे बच्चे, आप लगा दोगे नोएडा में। नोएडा, चूंकि नोएडा आप नाम से ही जान रहे हो ना, NOIDA, नोएडा, क्या नाम से जान रहे हैं। अब नोएडा क्या है, नोएडा को अगर हम कहें तो न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब न्यू ओखला इंडस्ट्रियल, सॉरी माफ कीजिएगा, इंडस्ट्रियल लगा देंगे ऐसे, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये लगा देंगे ऐसे करके, तो ये हो जाएगा। अब ये नोएडा है, तो नोएडा कहाँ है बच्चों, यूपी में है। सो इस तरह से करके मैं कुछ बातें हमेशा आपको रेगुलर वे में बताता रहता हूँ, आप इनको भी अपने जहन में याद करने का प्रयास करिए। सो ये भी आपको ये 5 नाम याद रहें। इधर जैसे ये आप देख रहे हैं ओखला पक्षी विहार है, तो आप ये भी अपने दिमाग में याद रखने का प्रयास करें। तो उत्तर प्रदेश जो है बच्चे वो बिल्कुल सही आंसर है। जो भी हमारे प्यारे बच्चे इसके साथ में जा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, वो सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सो आप देख पाएंगे, देखिए यूपी जो है बच्चे क्या है, यूपी बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इज बोरोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो विषय है वो किस देश से लिया गया, समवर्ती सूची का विचार संविधान में कहाँ से आया। तो आइए बच्चों, चूंकि जो कुछ देश आप देख पा रहे हैं उन देशों से मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सब लोग। अगर हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के क्या स्रोत हैं, इन सब पे चर्चा कर लेते हैं एक दफ़े। देखिए कुछ देशों के नाम मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहेगा। देखो बेटा, जैसे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में, सो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा आप लगा देंगे कॉन्करेंट लिस्ट, क्या लगा देंगे, कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे बेटा अगर हम यूएसए की बात कर लें, यूएसए में, तो यूएसए में फंडामेंटल राइट है, प्रेसिडेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सो ये सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश में, किसकी बात कर लें, ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश में क्या हो जाता है, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, एकल नागरिकता हो गई। अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, ये सब प्रमुख है ऐसे। जैसे बेटा अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की बात कर लें, मान लो साउथ अफ्रीका की बात कर लें, तो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। जैसे अगर हम बात करते हैं जापान की बात करते हैं, तो यहाँ से डेमोक्रेसी का विषय आपको मिल जाता है ऐसे। जैसे मान लीजिए हम USSR या फिर आयरलैंड की अगर हम बात कर लेते हैं, तो USSR में आपको क्या दिखता है, जैसे बच्चे DPSP की बात कर लें, या जैसे हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, या 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम जो है हमारे यहाँ चलता है। सो ये चीज़ें कुछ प्रमुख हैं। उसी हिसाब से अगर अब चूँकि चर्चा की बात कर रहे हैं, सो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो समवर्ती सूची में है। याद रखिएगा, समवर्ती सूची की बात करते हैं तो हमारे भारतीय संविधान का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल नंबर क्या है, 7 है। इसमें 3 लिस्ट आपको दिखती हैं, एक यूनियन लिस्ट दिखती है, एक स्टेट लिस्ट दिखती है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट दिखती है। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, सब्जेक्ट मैटर 52 है, काम करने पे 47 विषय आपको मिलेंगे। स्टेट में 66 है, 61 पे काम होंगे, इसमें 100 है, 97 पे काम होंगे। तो इस तरीके से चीज़ें दिखती हैं। तो बी वाला आंसर जो है मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि मित्रों आप इसको पसंद करेंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा वास्ट मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, लेकिन फिर अच्छा है। अगला है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ त्रिशूल पीक ऑफ त्रिशूल पीक सिचुएटेड, त्रिशूल शिखर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। सो आइए मित्रों एक बार ध्यान से हम लोग देखें इंडिया के मैप को। मैं वैसे रेगुलर बेस पे मैप बनाता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी अच्छा जो है कर पाएंगे। और इस तरह से आप जैसे इंडिया को देख पा रहे हो बच्चों। सो अगर हम यहाँ यहाँ पे इस पे बात करते हैं, ये जो रीज़न आपको दिखता है, ये हमारा जो रीज़न है इसे ही हम कहते हैं उत्तराखंड। इसे क्या कहते हैं, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में ही ये इस तरह से एक आपको दिखता है जिसे हम कहते हैं त्रिशूल पर्वत श्रेणी,
त्रिशूल पर्वत श्रेणी जो है ये, सो जो त्रिशूल पर्वत श्रेणी है वो आपको जो दिखेगी वो कहाँ दिखेगी, उत्तराखंड में बच्चे, कहाँ दिखेगी, उत्तराखंड में दिखेगी। जैसे अगर मान लो कभी सिक्किम विक्किम की बात आ जाए तो यहाँ आपको बच्चा सिक्किम मिल जाएगा, सिक्किम का जो रीजन मिलेगा, अगर सिक्किम होता है सिक्किम, तो सिक्किम में जो ऊंची चोटी आपको मिलेगी उसका नाम हो जाएगा कंचनजंगा। क्या हो जाएगा, जैसे सिक्किम में आप जाते हैं तो यहाँ क्या मिलता है, कंचनजंगा मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे अबोर मिश्मी डफली है, तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे इसमें अमरावती स्तूप, तो इस तरह तमाम चीज़ें जो हैं अलग अलग जगहों पर लोकेट करते हैं। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। सो जो भी बच्चे हमारे यूके उत्तराखंड को टिक आउट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो बिल्कुल जो है सही है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रेंच। द आइडिया ऑफ अ जस्टिस द प्रेम्बल ऑफ इंस्पायर, प्रस्तावना में न्याय का विचार कहाँ से लिया गया है। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि जब भी हम सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, और कभी भी प्रस्तावना प्रियम्बल की बात कर रहे हों, या हम जस्टिस की बात कर रहे हों, या हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हों, या हम भारत देश के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हों, या हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हों, या हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हों, तो ये तमाम जो चीज़ें आती हैं, ये सब तमाम जो चीज़ें आपको मिलती हैं, सो तमाम चीज़ें कहाँ से आपको मिल रही बच्चे, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, अमेरिकन रिवोल्यूशन पार्ट से जो है विचार आएगा, अमेरिकन रिवोल्यूशन पार्ट से जो है ये विचार आएगा। सो अमेरिकन रिवोल्यूशन पार्ट है ये इसका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ लोकेट द बैंक ऑफ नर्मदा, नर्मदा जो है किस नदी के तट पर स्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भोपाल, नागपुर, भरूच, नर्मदा नदी का तट। तो आइए अगर हम बात करते हैं कहाँ पे है ये समझें। जैसे बेटा अगर हम इस तरह से देखते हैं ऐसे करके, ये अब क्या है, मध्य प्रदेश में ही एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम हमारा है अमरकंटक, अमरकंटक। अब अमरकंटक वाले पार्ट से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं इस तरह से, ऐसे ये यहाँ जाती है, ठीक है, खंभात की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है, खंभात की खाड़ी यहाँ पे। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये हो जाता है कच्छ की खाड़ी, ये क्या होती है, कच्छ की खाड़ी। ये ऊपर खंभात की खाड़ी यहाँ पे। सो यहाँ जो लोकेशन है एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, वही हमारा पड़ता है भरूच। क्या है, भरूच का लोकेशन। सो आपका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा। कोटा अगर कहें बेटा, कोटा में चंबल नदी बहती है, कोटा में चंबल है, नागपुर नहीं, लोग ये नहीं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो क्या हो जाएगा, भरूच इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, वैसे इसकी कुल लंबाई कहें 1312 किलोमीटर है। इसे पश्चिम की गंगा कहा जाता है। सरदार सरोवर, महेश्वर, ओंकारेश्वर बांध है, उसके साथ में तापी है, माही है ना, साबरमती है ये, या फिर हम तमाम उससे कहते हैं सबकी क्या है, ये सहायक नदियाँ हैं। सो करेक्ट आंसर जो है इसका बच्चे वो हम कहें तो भरूच इज द करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे मैं भरूच के साथ में जा रहे हैं कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है सही है। अगली बात करते हैं, भारत का पहला यूरेनियम भंडार किस राज्य में खोजा गया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा। क्या इसका करेक्ट आंसर है, द फर्स्ट डिपॉजिट ऑफ डिस्कवर्ड इन विच ऑफ स्टेट ऑफ द इंडिया। सो भारत की यूरेनियम की बात करें बच्चे, सो यूरेनियम का जो रीजन खोजा गया है ये आपको झारखंड मिलेगा, माफ करिएगा, करेक्ट आंसर आपका बच्चे झारखंड इसका हो जाएगा। अच्छा, एक और अगर हम बात करते हैं यूरेनियम, पहले एक बात समझ लीजिए, यूरेनियम के लिए, यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम में सबसे ज़्यादा जो उत्पादित वाला देश है वो अफ़गानिस्तान क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ ये अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। इनके अलावा अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में हमारे राजस्थान रीजन में, इसके बाद में उड़ीसा के कुछ रीजन में, और झारखंड के रीजन में। अभी लेकिन जो खोजा गया वो क्या था, वो झारखंड का। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे इसके लिए, झारखंड। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मान लीजिए थोरियम में, थोरियम में भारत जो है नंबर 1 पे है, थोरियम में नंबर 1 पे, जबकि यूरेनियम में लगभग 23 से 24वें स्थान के आसपास है बच्चों, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के डिस्कशन की। विच ऑफ निम्नलिखित में से किस राज्य में अमरावती स्तूप है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द अमरावती इज लोकेटेड, अमरावती स्तूप लोकेटेड।
चूँकि आप यू नो वेरी वेल अमरावती को आप सभी जानते हैं कि अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश और हैदराबाद के पास में पड़ता है, या फिर हम ये कह दें तेलंगाना जो रीजन सेक्ट करता है वो उसी के पास में एग्जिस्ट करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप क्या कहेंगे, आंध्र प्रदेश। जैसे अगर बच्चे हम इस तरह से बात करें, ऐसे इंडिया का क्षेत्र मान लो बनता है। सो यहाँ पे अगर आप समझें ये जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश, और अगर हम कहें अमरावती स्तूप, STUP स्तूप, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है ये। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। जो भी विद्यार्थी हमारे आंध्र प्रदेश क्लिक कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश के साथ में जा रहे हैं, दैट्स अ करेक्ट, वो सभी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी दी गई थी। तो कब मंजूरी दी गई है बच्चों, आइए देखें। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 को 16 नवंबर सन 2022 को मंजूरी दी गई है। तो 16 नवंबर 2022 को इसको नई नीतियों के तहत जो है क्या किया गया है, बच्चे मंजूर किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या, 16 नवंबर सन 2022 है। अच्छा बच्चों, एक और बात मैं बताऊंगा, पर्यटन से ही जुड़ा हुआ एक और विषय कई बार पूछा जाता है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे साहब 27 सितंबर को पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो अंग्रेजी में इसे हम लोग टूरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम अंग्रेजी में, टूरिज्म डे। सो टूरिज्म डे के नाम से भी इसको हम जानते हैं। सो उम्मीद है कि आप इसको समझ पाएँ और अब इसको कर पाएँ। सो करेक्ट आंसर जो आपको मिल रहा है वो क्या है, 16 नवंबर सन 2022 इज द करेक्ट आंसर। सो ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुद्रा बैंक हैज़ बीन लॉन्च टू हेल्प बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसकी मदद से मुद्रा बैंक शुरू किया गया है, मार्जिनल फार्मर्स, रूरल सेक्टर्स, स्मॉल बिजनेस एंड द पुअर वुमेन्स। तो किसके लिए ये यह व्यवस्था स्टार्ट की गई है। देखिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं मुद्रा बैंक की अगर हम बात करते हैं, तो मुद्रा बैंक की जो व्यवस्था है ये स्टार्ट की गई थी छोटे किसानों के लिए, माफ़ कीजिएगा, छोटे व्यापारियों के लिए कहें, छोटे जो व्यापारी हैं, स्मॉल जो बिजनेसमैन हैं, ये उनके लिए स्टार्ट की गई थी। किसके लिए, छोटे जो बिजनेसमैन हैं या छोटा व्यापार के स्तर पे कार्य करते हैं वो, ठीक है, तो उनके लिए ये व्यवस्था जो है स्टार्ट की गई है। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रण ऑफ कच्छ इज लोकेटेड, निम्नलिखित में से किस राज्य में कच्छ का रण स्थित है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, बिहार है, क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो आइए मित्रों हम इसको एक बार समझें या इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अगर हम बात करते हैं भारत देश की, तो मैं एक बार मैप बना के ड्रॉ करके कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखा देता हूँ, तो आप इसको सहूलियत के हिसाब से कर पाएंगे। ऐसे इस तरह से आप भारत को देख पा रहे हैं। ये हिस्सा जो है बच्चे नॉर्थ का है, ये हिस्सा जो है साउथ का है, ये हिस्सा जो है वो ईस्ट का है, और ये हिस्सा जो है वो वेस्ट का है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारा जो ये रीजन आप देखते हैं, ये वाला हिस्सा, तो इस वाले हिस्से को बच्चे कहा जाता है, या इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, इस वाले हिस्से को कहा जाता है खंभात की खाड़ी। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। ऐसे जैसे बेटा अगर हम ये वाला हिस्सा, जैसे श्रीलंका, ये अलग से श्रीलंका जुड़ता है, अगर इस वाले हिस्से की बात करें तो ये आप सुने होंगे मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी।
जैसे अब आप ये वाला हिस्सा देखते हैं नीचे, ये वाला हिस्सा आता है बंगाल की खाड़ी, ऐसे। सो ये इस तरह से आपको खाड़ी वगैरह जो है अच्छे से दिखते हैं या समझ में आते हैं, लोकेशंस भी दिख रहे हैं। सो अगर अब हम बात करते हैं गुजरात रीजन की, तो गुजरात का जो कुछ क्षेत्र है कुछ इस तरह से जो है ऐसे करके, ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा गुजरात है, ठीक है। ये सो गुजरात, सो इसे ही हम कहते हैं गुजरात का रीजन। सो मित्रों जो करेक्ट आंसर है वो अगर आप टिक लगाएं इसमें तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात जो है ये क्या है, इट्स अ करेक्ट आंसर ऑफ गुजरात। आई होप यू गॉट इट वेरी इजली। सो करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, गुजरात है। गुजरात जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, माफ करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द महालनोबिस वाज द रिलेटेड विच ऑफ द 5 ईयर प्लान। आइए बच्चे हम कुछ बात कर लेते हैं 5 ईयर प्लान के बारे में। पहले देखिए 5 ईयर जो प्लान है, इसका जो मॉडल है, इसका जो मॉडल है वो रशिया का मॉडल है। ये किसका है, ये रशियन मॉडल है, एक बात तो ये समझिए। अच्छा अच्छा, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, वो उसको लाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था हेरोल्ड डोमर। हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर मॉडल था। ओके, जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, सेकंड 5 ईयर प्लान है, इसको लाने वाले थे पीसी महान लोबिस, पीसी महान लोबिस, ऐसे। सो पीसी महान लोबिस जो है सेकंड 5 ईयर प्लान के लिए बिल्कुल सही है। याद रखिएगा पीसी महान लोबिस का जो जन्मदिन है वो हर साल प्रति वर्ष जो है 29 जून को हम लोग मनाते हैं, और ये जो मनाते हैं इसको हम लोग CSO डे भी कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के नाम से भी कहा जाता है इनका दिवस। तो प्रतिवर्ष इनका डे भी मनाते हैं। तो मित्रों उम्मीद है कि आपने जो व्यक्ति सेकंड 5 ईयर प्लान के लिए पीसी महान लोबिस को टिक किए हैं या पहले के लिए नेशनल हेराल्ड डोमर को आप दिमाग में रखते हैं, सो ये आपका ये जो हिस्सा है बहुत ही करेक्ट और बहुत ही सटीक है। सो फर्स्ट सही है। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। सो मित्रों अगर हम बात करते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक, आपके ऑप्शन में है आत्माराम पांडुरंगा, लाला लाजपत राय, श्री नारायण गुरुजी, बाबा आमटे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझें, कभी भी आ जाए प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, तो आप लगाना है आत्माराम पांडुरंगा। क्या लगाना है, आत्माराम पांडुरंगा, आत्माराम पांडुरंगा इसके करेक्ट आंसर, ये पहला वाला। अच्छा, फिर अगर हम बात करते हैं बच्चे, मान लो अगला हिस्सा, जैसे कभी कभी आपको आ जाए आर्य समाज, आर्य समाज, तो आर्य समाज को आप लगा देंगे दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, सरस्वती। जैसे मान लीजिए कभी आपको आ जाए ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, तो इसके लिए आप किसको लगा सकते हैं, इसके लिए आप लगा सकते हैं बच्चों जैसे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ऐसे। जैसे मान लीजिए कभी आ जाए तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा, तो भी आप राजा राम मोहन राय को लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अपने दिमाग में आपको याद रखना है ऐसे। ठीक है, सो फिलहाल जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो आत्माराम पांडुरंगा हो जाएगा आर्य समाज के लिए, इसके लिए हो जाएगा बच्चे आर्य समाज के लिए। सो ये करेक्ट आंसर आपका आत्माराम पांडुरंगा जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो जो भी हमारे विद्यार्थी आत्माराम पांडुरंगा कह रहे थे या लगा रहे हैं उन सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप यहाँ तक की बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, यहाँ तक की बातों को आप अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं। तो मित्रों क्लियर है यहाँ तक। आइए हम अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द बैटल ऑफ द प्लासी फॉट बिटवीन द फॉलोइंग ईयर्स। प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया है। सो मित्रों आइए हम बात करते हैं। देखिए अगर कभी भी आप संविधान की उत्पत्ति की बात करते हैं या संविधान के विकास की बात करते हैं, तो ज़्यादातर संविधान के विकसित क्षेत्रों में
सबसे पहली चर्चा जो हम कहते हैं वो देखते हैं 1757 का युद्ध, 1764 का युद्ध, इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1813 का, फिर धीरे 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 करते हुए 1947 भारत की आज़ादी तक का हिस्सा, ये विषय या हिस्सा जो है हमें इस तरह से एक धारणा के रूप में मिलता है। अब देखो 1787 में जो हुआ था ये हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश गवर्नर ये कहते हैं जनरल रॉबर्ट क्लाइव से और भारतीय मुसलमानों के मध्य में हुआ था। ऐसे ही 1764 में जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध, ये भी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही बंगाल मुसलमानों के साथ में हुआ था, तो इसे बक्सर युद्ध की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कई दफ़े ये भी पूछा जाता है। ऐसे ही 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट का हिस्सा हमको मिलता है बच्चे। ऐसे 1813 में जो है चार्टर अधिनियम का हिस्सा मिलता है। क्या मिलता है? चार्टर अधिनियम का हिस्सा मिलता है। तो ये सब जो है कुछ प्रमुख बातें हैं। ऐसे ही 1947 में आते हैं तो ये क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिनियम हमको मिलता है, स्वतंत्रता का अधिनियम हमको मिलता है। तो इस तरीके की कुछ प्रमुख बातें हैं जो ये चीज़ें हैं। सो यहाँ पे अगर चलें तो 1757 जो है प्लासी के युद्ध के लिए ये बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं या क्लियर है ये। सो करेक्ट आंसर क्या है? 1757 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे हमारे 1757 पे टिक कर रहे हैं या 1757 पे जा रहे हैं उन सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। तो 1757 प्लासी वॉर, बक्सर 1764, इसका रेगुलेटिंग 1773 है। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि हीट एनर्जी रिसीव फ्रॉम द अर्थ टू सन इज ड्यू टू। आइए देखें, अगर हम बात करते हैं मित्रों, जैसे ये आप देख रहे हैं ये है सूर्य है, ये सूर्य है। अब सूर्य के समक्ष जो है यहाँ पे मान लो इस तरीके से पृथ्वी का हिस्सा है। अब देख रहे हैं आप क्या है कि सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो लगता है 8 मिनट और 16 सेकंड, ये समय लगता है। ये यहाँ पे इसको टाइम टेकन होता है इतना, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में टाइम लगता है और जो सूर्य के प्रकाश के आने का गुण होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? सिंपल तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का विकिरण रूप हो जाता है, रेडिएशन का फॉर्म आता है। सो बच्चे इसका जो करेक्ट रूप है वो क्या मिल जाएगा हमें? विकिरण या रेडिएशन। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर सूर्य है तो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक जो पहुँच रहा है, जो अर्थ तक जा रहा है, वो क्या है? वो सिर्फ एक प्रकार का बच्चे विकिरण ही होता है। क्या होता है? विकिरण। अच्छा हाँ, एक और बात अगर हम कहें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लेयर के अकॉर्डिंग इसकी चर्चा करते हैं, इसकी अकॉर्डिंग इसकी हम लेयर के अकॉर्डिंग चर्चा करते हैं, तो लेयर जैसे ही हमारा अगर हम कहें ओजोनोस्फीयर का हिस्सा है, मान लो ये O3 लेयर का हिस्सा है, तो O3 से ये टकरा कर वापस जो है जो हमारा आयनोस्फीयर का हिस्सा है वहाँ पे जाके ये मर्ज हो जाती है और यहाँ सिर्फ हमें प्रकाश सन के ही नीचे मिलता है। तो ये जो व्यवस्था है वो कहलाता है विकिरण या रेडिएशन, और ये ऑब्जर्व होकर आगे निकल जाती है इस तरीके से। तो आगे अब बात करते हैं। ये जो है आप देख रहे हैं मित्रों, ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा एंड पैंगंगा आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर्स। वैनगंगा पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो आइए हम बात करते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें, ये हमारे भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और यहाँ पे अगर हम कहें तो ये हिस्सा हमारा महाराष्ट्र का है। क्या है बच्चे? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं गोदावरी रिवर रीजन, ठीक है। सो गोदावरी में महाराष्ट्र से होते हुए ये छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में क्या क्या आपको मिलेगा रास्ते में मार्ग? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, देन छत्तीसगढ़ है, देन थोड़ा आंध्र प्रदेश है, और ये फिर लास्ट में यहाँ कहाँ गिर जाती है रिवर? ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा एक और बात याद रखेंगे, जो गोदावरी है ये भारत की प्रायद्वीपीय, भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, इस सबसे बड़ी नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है बच्चे। कितना है? 1465 किलोमीटर है।
अच्छा, इसे वृद्ध गंगा, क्या वृद्ध गंगा, या कहीं कहीं पे इससे जो है दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा ऐसे नाम से जानते हैं। और अगर हम सहायक नदियों में बात करें तो सहायक नदियों में पेन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, ये तमाम जो है इसकी जो है इत्यादि सहायक नदियां होती है। सो करेक्ट आंसर जो है मित्रों वो क्या हो जाएगा आपका, गोदावरी इज अ करेक्ट आंसर। जो भी हमारे प्यारे बच्चे गोदावरी बता रहे हैं, गोदावरी बिल्कुल करेक्ट है। सो यस, बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा और हमने पूरा स्टेट का एसटी नंबर 6 डिस्कस किया। देयर इज नो इशू, सब कुछ क्लियर रहा है। अभी नेक्स्ट टाइम हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।